हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जीवाणु। जीवाणु एक प्रकार का जीवाणु जो होता है वह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होता है। जीवाणु क्या है तो हम क्या कहेंगे, जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होता है। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं तो ऐसे जीव जिनमें एक ही कोशिका के द्वारा श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन सभी क्रियाएं होती हैं, उसको कहते हैं एक कोशिकीय जीव। तो जो जीवाणु होता है उसमें सभी क्रियाएं एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती है। और ये जो कोशिका होती है वो कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहा जाता है, प्रिमिटिव कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। यानी कि जब जीवों का निर्माण हुआ, ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ, तो सबसे पहले क्या निर्माण हुआ, कोशिका यानी सेल्स का निर्माण हुआ और एक कोशिकी यानी कि यूनिसेलुलर जीवों का निर्माण हुआ था। तो जो पृथ्वी पर सबसे पहली कोशिका बनी थी उसी को कहा गया प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रो मतलब क्या होता है, प्रारंभिक, यानी कि प्रारंभिक कोशिका को क्या कहा गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा गया। और अगर हम जीवाणुओं के बारे में बात करें तो जीवाणु को किसमें पढ़ा जाता है, ध्यान दीजिएगा। जीवाणुओं के बारे में यानी बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ते हैं वनस्पति विज्ञान में भी और किसमें, जंतु विज्ञान में भी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है उसमें एक लक्षण होता है पौधों का यानी वनस्पतियों का लक्षण होता है, इसलिए इसको हम वनस्पति में पढ़ते हैं। और कुछ जो होता है लक्षण वो जीवों का होता है, जैसे प्रजनन वगैरह हो गए तो जंतुओं का लक्षण होता है, इसलिए इसको हम जंतु विज्ञान में पढ़ते हैं। क्या होता है वनस्पति का लक्षण, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या लिखा गया है, जो जीवाणु कोशिका होती है उसकी कोशिका पर कोशिका भित्त होती है, यानी कि क्या होता है, सेल वॉल पाया जाता है। किसके कोशिका पर, तो जीवाणु के कोशिका पर यानी बैक्टीरिया के कोशिका पर क्या होता है तो कोशिका भित्त पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। और किस प्रकार के कोशिकाओं पर कोशिका भित्त या सेल वॉल होता है तो आपको पता होगा कि जो वनस्पति कोशिका होती है यानी कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें ही लक्षण क्या है किसका, तो प्लांट सेल में कोशिका भित्त यानी सेल वॉल पाया जाता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, जो प्लांट सेल में, किसमें, जो प्लांट सेल में होगा क्या चीज, कोशिका भित्ति, वो बनी होती है सेलुलोज की। वो किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और जो बैक्टीरिया में होता है यानी कि जीवाणु में होता है क्या चीज़, कोशिका भित्ति, तो ये बनी होती है काइटिन की। ध्यान दीजिएगा, दोनों में बस यही फर्क है कि जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और पौधों की यानी प्लांट की जो कोशिका भित्ति होती है कैसे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो इसको हम कहाँ पढ़ते हैं, जंतु विज्ञान में पढ़ते हैं और वनस्पति विज्ञान में पढ़ते हैं। कहाँ रखा गया इसको, सेल्स बायोलॉजी में एक बताया गया था कि व्हिटेकर ने सबसे पहले जीव जगत को 5 जगतों में विभाजित किया था। मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था यानी कि कवक था और प्लांटी था, एनिमिलिया था। तो व्हिटेकर ने क्या किया था, इन जीवाणुओं को यानी कि जीवाणु को रखा था किस संघ के अंतर्गत, तो मोनेरा के अंतर्गत। यानी आगे अगर हम जीवाणुओं की बात करें कि जीवाणु की खोज यानी बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने किया था, तो एक व्यक्ति थे जिसका नाम था एंटोनी वान, इसका नाम था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इनका नाम था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की खोज किया था, इसलिए एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है, या आप कह सकते हैं कि एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जनक पिता दोनों एक चीज होता है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एरनबर्ग। क्या नाम था, इनका नाम था एरनबर्ग। और एरनबर्ग ने ही सबसे पहले जीवाणु शब्द का नामकरण किया था। तो अगर क्वेश्चन आए कि जीवाणु शब्द का नामकरण किसने किया था तो हम किसको बताएंगे, एरनबर्ग को। एरनबर्ग ने जीवाणु शब्द का सबसे पहले नामकरण किया था। इसके बाद क्या हुआ, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट कोच। ध्यान दीजिएगा, नाम क्या था, रॉबर्ट कोच। ठीक, जब जीवाणु को ढूंढा गया तो तमाम प्रकार के जीवाणु ढूंढे गए, जैसे लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। आपको पता होगा लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जीवाणु से क्या बनता है, जो आपका दूध से दही है ये निर्माण होता है। लेकिन अभी तक लोगों को ये पता है कि जो जीवाणु होते हैं वो केवल लाभ पहुंचाते हैं, यानी मनुष्य को क्या करते हैं, लाभ देते हैं। लेकिन पहली बार रॉबर्ट कोच ने क्या किया, जो कालरा होता, कालरा क्या है तो एक रोग है जो
जीवाणुओं के द्वारा होता है, कॉलरा और क्या, तपेदिक। कॉलरा और तपेदिक। तपेदिक किसको कहते हैं? तपेदिक को आप, टीबी को आप तपेदिक कहते हैं, एचमा भी उसी टीबी को कह सकते हैं, उसी को काक रोग कहा जाता है। तो तपेदिक का जो जीवाणु था इन्होंने ढूंढा और ये बताया कि जो जीवाणु होते हैं वो केवल लाभदायक ना होकर ये क्या कहें, हानिकारक भी होते हैं और ये शरीर को रोगीला बनाते हैं। मतलब इसके द्वारा क्या होता है, शरीर में रोग फैलता है। जब ढूंढे इसने कॉलरा और तपेदिक के जीवाणु को, है ना, तो रॉबर्ट कोच ने क्या किया, इसी के संदर्भ में यानी कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं के संदर्भ में एक थ्योरी दिया। उस थ्योरी को कहा गया रोगाणु सिद्धांत। इसको क्या कहा गया, रोगों का रोगाणु सिद्धांत या जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। इसको कहा गया रोगों का रोगाणु सिद्धांत या जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। और इसी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज में इन्होंने क्या बताया कि जो बैक्टीरिया होते हैं शरीर को क्या करते हैं, रोगीला बनाते हैं। और इसके वजह से जो रॉबर्ट कोच हैं, रॉबर्ट कोच को आधुनिक क्या कहा गया, आधुनिक जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। आधुनिक जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अब दो पिता हो गए एक ही पर्सन के, यानी जीवाणु के दो पिता हो गए, एक प्राचीन हो गए, एक आधुनिक हो गए। तो जो सबसे पहले पिता कौन है, ल्यूवेनहॉक है। अगर क्वेश्चन पूछे जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है तो हम किसको लगाएंगे, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को लगाएंगे। लेकिन अगर उसी में लगा दे कि जीवाणु विज्ञान के आधुनिक पिता कौन है या आधुनिक जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है, तो वो कौन है, रॉबर्ट कोच है। दोस्तों आगे चल के एक व्यक्ति हुए जिसका नाम था लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने क्या किया, लुईस पास्चर ने सबसे पहले रेबीज के टीका, क्या चीज, तो रेबीज का टीका तथा दूध का पाश्चुरीकरण, दूध का पाश्चुरीकरण की खोज की। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, तो रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने किया था। दूध के पाश्चुरीकरण की खोज किसने किया था, तो वो भी किसने किया था, लुईस पास्चर ने किया था। क्या होता है पाश्चुरीकरण, जैसे कि आपको पता होगा कि जो दूध से दही का निर्माण होता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जीवाणु से होता है। इसका मतलब जो जीवाणु होते हैं वो दही को, दूध को क्या करते हैं, खराब भी कर देते हैं। मतलब जो दूध खराब होता है वह केवल जीवाणुओं से होता है और कुछ जीवाणु से होता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जीवाणु से होता है। आपको पता होना चाहिए या आपको पता ही होगा कि जो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जीवाणु होता है वह दूध यानी कि स्तन से दूध को निकालने के बाद नहीं पड़ता है, वह स्तन में ही होता है। जो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जीवाणु होता है वह मवेशियों के स्तन में ही होता है और दूध के साथ वो भी क्या होता है, निकल के आता है। यानी दूध में ऑलरेडी यानी पहले से ही क्या होता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस से जीवाणु उसमें मौजूद होता है और उसी लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जीवाणु मौजूद होने के कारण जो दूध होता है खराब हो जाता है। तो दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए, जैसे अगर दूध को वैसे आप छोड़ दें 2-3 दिन, क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। किसके कारण खराब होगा, तो जीवाणु के कारण खराब होगा। लेकिन अगर दूध को हमको अधिक दिनों तक सुरक्षित रखना है कि कुछ 4-6 दिन के बाद हम खाएं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दूध का पाश्चुरीकरण करना पड़ेगा। और दूध का पाश्चुरीकरण होता क्या है, तो पाश्चुरीकरण एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा वह जो जीवाणु दूध को खराब करने वाला है उसको क्या किया जाता है, निष्क्रिय किया जाता है। यानी कि उसको क्या किया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। तो अगर दूध में जो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस लिख देते हैं, नाम क्या है, इसका नाम है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जीवाणु के कारण ही क्या होता है, दूध खराब होता है। तो अगर पाश्चुरीकरण के द्वारा इस लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जीवाणु को मार दिया जाए तो दूध को आप अधिक दिनों तक क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। इसी प्रोसेस को, पाश्चुरीकरण को बताया था लुईस पास्चर ने। इसने क्या बताया कि अगर दूध को हम 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म करें, कितना,
तो 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म करके उसको तुरंत ठंडा किया जाए तो जो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जीवाणु होता है वो क्या हो जाए, निष्क्रिय हो जाएगा, उसकी संख्या में कमी आएगी, यानी कि क्या होगा, डेड हो जाएगा। तो दूध आपका अधिक दिनों तक सुरक्षित रह सकता है। दूसरा क्या है, एक अन्य जो टेम्परेचर है वह क्या है, तो वह है 62.8 डिग्री सेल्सियस पर अगर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाए। कितना, तो 62.8 डिग्री सेल्सियस पर अगर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाए तब भी जो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जीवाणु होता है उसका डेथ हो जाता है, यानी कि उसकी संख्या में कमी आती है। तो भी आप दूध को क्या कर सकते हैं, अधिक दिनों तक सुरक्षित कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हम ये कहें कि जो पाश्चुरीकरण होता है उसके लिए दो टेम्परेचर, क्यों, क्योंकि जो जीवाणु होते हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पर निष्क्रिय होते हैं। तो जो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जीवाणु है उसके लिए दो टेम्परेचर है, एक 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के गर्म करने के बाद क्या होगा, वो डेथ हो जाएगा उसका, और अगर 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करके पुनः दूध को ठंडा किया जाए तो भी क्या होगा, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जीवाणु की संख्या में क्या होगी, कमी होगी। तो दूध का जो पाश्चुरीकरण है किसने बताया था, लुईस पास्चर ने बताया था। इसीलिए लुईस पास्चर को क्या कहा जाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता। अब देखिए कितने पिता हो गए, 3 पिता हो गए। पहले कौन पिता थे, तो आपको बताया गया जीवाणु विज्ञान का पिता कर पूछा जाए कौन है, तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक थे। और दूसरा क्या क्वेश्चन बनता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है आधुनिक जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है, तो रॉबर्ट कोच है। और तीसरा क्वेश्चन क्या आ गया, सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो हम किसको बताएंगे, लुईस पास्चर को बताएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बस 16 मिनट के हो।